आज की दुनिया में जब भी दो बड़े देश आपस में टकराते हैं तो वो टकराव हमेशा बॉर्डर पर नहीं होता। कई बार लड़ाई गोलियों से नहीं बल्कि कागजों पर लिखे हुए नंबरों से लड़ी जाती है। इन्हीं नंबरों में से एक नंबर है टैरिफ। सुनने में ये सिर्फ टैक्स लगता है, लेकिन असल में यही टैरिफ कई बार पूरी इकोनॉमी की दिशा बदल देता है। यूएस और इंडिया के बीच पिछले कुछ समय में जो ट्रेड टेंशन देखने को मिली वो इसी टैरिफ वॉर की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। यूएस और इंडिया के बीच सालाना ट्रेड वैल्यू लगभग 190 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी थी। दोनों देशों ने मिलकर 2030 तक इसे 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का टारगेट भी रखा था। लेकिन जैसे ही ये नंबर बड़े हुए वैसे ही प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। यूएस का कहना था कि इंडिया अपने मार्केट को बचाने के लिए बहुत ज्यादा हाई टैरिफ लगाता है। उदाहरण के लिए कुछ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर इंडिया का इंपोर्ट टैरिफ 30% से 60% तक जाता था, जबकि वही प्रोडक्ट्स यूएस में 5 से 10% के आसपास थे। यहीं से ट्रेड रिलेशनशिप में खटास आनी शुरू हुई। यूएस ने यह महसूस किया कि इंडिया के साथ ट्रेड में उसे घाटा हो रहा है, जबकि इंडिया का कहना था कि उसका डेवलपमेंट मॉडल अभी भी ग्रोथ फेज में है और अगर लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट दोनों को नुकसान होगा। यही टकराव धीरे धीरे एक फुल स्केल ट्रेड टेंशन में बदल गया। 2025 की शुरुआत में यूएस ने पहली बार खुले तौर पर यह संकेत दिए कि वो इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब था जितना टैक्स तुम लगाओगे उतना ही हम भी लगाएंगे। अप्रैल 2025 में यूएस ने कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगभग 26% तक का टैरिफ लागू किया। यह फैसला बाहर से देखने में टेक्निकल लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज छुपा था। इसका असर तुरंत जमीन पर दिखने लगा। टेक्सटाइल, सी फूड, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स जिनकी यूएस में भारी डिमांड थी, अचानक दबाव में आ गए। उदाहरण के लिए भारत का सी फूड एक्सपोर्ट हर साल अरबों डॉलर का था, लेकिन बढ़ते टैरिफ की वजह से कई एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होल्ड पर चले गए। फैक्ट्रियों में शिफ्ट्स कम होने लगी और छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए कॉस्ट मैनेज करना मुश्किल हो गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। में 2025 आते आते यूएस ने टैरिफ को और ज्यादा सख्त कर दिया। पहले 25%, फिर उसके ऊपर एक और पेनल्टी टैरिफ। कुछ कैटेगरीज में कुल टैरिफ 50% के करीब पहुंच गया। ये वही लेवल था जो आमतौर पर ट्रेड वॉर की स्थिति को दर्शाता है। इस लेवल का टैरिफ सिर्फ बिजनेस को नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन को हिला देता है। यहाँ पर एक नया एंगल सामने आया, जियोपॉलिटिक्स। यूएस ने साफ तौर पर यह इशारा किया कि ये टैरिफ सिर्फ ट्रेड बैलेंस का मुद्दा नहीं है बल्कि एनर्जी और स्ट्रेटेजिक अलायंस से भी जुड़ा हुआ है। इंडिया उस समय डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद रहा था, जिससे उसकी एनर्जी कॉस्ट कम हो रही थी। यूएस को यह बात पसंद नहीं आई और ट्रेड पॉलिसी में इसका असर दिखने लगा। इंडिया के लिए यह स्थिति बेहद कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ इंडस्ट्री पर बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल। इंडिया हर दिन लगभग 50 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल महंगा होता तो उसका असर सीधा पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और महंगाई पर पड़ता। ऐसे में ट्रेड और एनर्जी दोनों को बैलेंस करना एक बड़ी चुनौती बन गया। यही वजह है कि यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहा। इसका असर ग्लोबल मार्केट्स, इन्वेस्टर्स और स्टॉक एक्सचेंज तक दिखने लगा। जब भी ट्रेड डील की खबर आती, मार्केट ऊपर जाता और जब भी टैरिफ थ्रेट की खबर आती, इंडेक्स नीचे फिसल जाता। इस पूरे बैकग्राउंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि टैरिफ का फैसला सिर्फ सरकारें नहीं भुगतती, इसका असर आम लोगों तक पहुंचता है। जब एक्सपोर्ट घटता है तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम होता है। जब प्रोडक्शन कम होता है तो जॉब्स पर असर पड़ता है और जब जॉब्स पर असर पड़ता है तो पूरी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाकर यह देखना होगा कि टैरिफ का फैसला अचानक नहीं लिया जाता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसमें डेटा, लॉबिंग, पॉलिटिकल प्रेशर और जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन शामिल होते हैं। जब यूएस ने 2025 में इंडिया के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ की बात शुरू की, तब यह सिर्फ एक इकोनॉमिक रिएक्शन नहीं था बल्कि कई सालों से जमा हो रही फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था। यूएस का सबसे बड़ा तक था ट्रेड डेफिसिट। उस समय यूएस इंडिया ट्रेड में यूएस को करीब 40 से 45 बिलियन डॉलर का डेफिसिट दिखाई दे रहा था। यानी यूएस इंडिया से ज्यादा खरीद रहा था और इंडिया यूएस से कम। पॉलिटिक्स की भाषा में यह डेफिसिट एक नेगेटिव नंबर माना जाता है, खासकर तब जब घरेलू इंडस्ट्री और इलेक्शन पॉलिटिक्स साथ में चल रही हो। यूएस में मैन्युफैक्चरिंग लॉबी और ट्रेड यूनियंस लंबे समय से ये कह रही थी कि इंडिया जैसे देश उनके प्रोडक्ट्स के लिए फेयर एक्सेस नहीं देते।
इसी के जवाब में यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया। इसका मतलब बहुत सीधा था। अगर इंडिया किसी यूएस प्रोडक्ट पर 40% टैक्स लगाता है तो यूएस भी उसी कैटेगरी के इंडियन प्रोडक्ट पर 40% टैक्स लगाएगा। कागज पर यह फेयर लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका असर एक तरफा होता है, क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी कई सेक्टर्स में प्राइस सेंसिटिव है। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूएस मार्केट में इसलिए चलता है क्योंकि वो तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है। जब 25% टैरिफ लगाया गया तो एक शर्ट जो पहले $10 में बिक रही थी, उसकी लैंडेड कॉस्ट $5 हो गई। जब टैरिफ 50% के करीब पहुंचा तो वही शर्ट $15 के आसपास पहुंच गई। यूएस कंज्यूमर के पास फिर ऑप्शन था कि वो बांग्लादेश, वियतनाम या मैक्सिको से खरीद ले। नतीजा ये हुआ कि ऑर्डर्स इंडिया से शिफ्ट होने लगे। लेकिन यूएस सिर्फ ट्रेड डेफिसिट तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक और सिस्टम एक्टिव था, जिसे कहा जाता है सेक्शन बेस्ड ट्रेड एक्शन। यूएस के ट्रेड लॉज में ऐसे प्रावधान हैं जो उसे नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के नाम पर टैरिफ लगाने की छूट देते हैं। यही वो पॉइंट था जहां से ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स आपस में मर्ज हो गए। 2025 के मिड तक यूएस ने यह साफ कर दिया कि इंडिया का रशियन ऑयल खरीदना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं माना जाएगा। उस समय इंडिया अपनी कुल ऑयल इंपोर्ट का लगभग 35 से 40% हिस्सा रूस से ले रहा था, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। एक बैरल पर $10 से $15 तक का फर्क इंडिया के लिए अरबों डॉलर की सेविंग बन रहा था। लेकिन यूएस के नजरिए से ये स्ट्रेटेजिक अलायंस के खिलाफ जा रहा था। यहीं से पेनल्टी टैरिफ का कॉन्सेप्ट आया। यूएस ने बेस टैरिफ के ऊपर एक अलग पेनल्टी लेयर जोड़ दी, जो सीधे तौर पर एनर्जी पॉलिसी से जुड़ी थी। कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर यह एक्स्ट्रा टैरिफ 25% तक चला गया, जिससे टोटल ड्यूटी 50% के करीब पहुंच गई। ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार ये लेवल आमतौर पर ट्रेड प्रेशर नहीं बल्कि ट्रेड कोक्शन माना जाता है। इंडिया के लिए यह स्थिति बहुत टफ थी, क्योंकि एक तरफ एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव बढ़ रहा था और दूसरी तरफ इंटरनल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना जरूरी था। इंडिया हर साल लगभग 230 से 250 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर सस्ता ऑयल छोड़ दिया जाता तो इन्फ्लेशन में सीधा 1 से 1.5% का उछाल आ सकता था। इसका असर इलेक्शन पॉलिटिक्स से लेकर आम आदमी तक पड़ता। यहीं से नेगोशिएशन का बैकडोर सिस्टम शुरू हुआ। बाहर से भले ही ऐसा लग रहा था कि ट्रेड टॉक्स रुक गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मल्टीपल चैनल्स पर बातचीत चल रही थी। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स और डिप्लोमैट्स एक ही सवाल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे टैरिफ कम हो लेकिन फेस सेविंग भी बनी रहे। यूएस के लिए जरूरी था यह दिखाना कि उसने टैरिफ के जरिए प्रेशर बनाया और इंडिया ने कुछ कंसेशंस दी। वहीं इंडिया के लिए जरूरी था यह साबित करना कि उसने अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी से समझौता नहीं किया। इसी टकराव के बीच एक हाइब्रिड सॉल्यूशन निकलना शुरू हुआ, जिसमें टैरिफ को स्टेप बाय स्टेप कम करने और एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की बात हुई। इस पूरे सिस्टम में एक और फैक्टर काम कर रहा था, मार्केट रिएक्शन। जैसे ही 2026 की शुरुआत में डील की खबरें बाहर आने लगी, इंडियन स्टॉक मार्केट में 1000 से 2000 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली। इसका मतलब साफ था कि इन्वेस्टर्स को भरोसा था कि ट्रेड टेंशन खत्म होने से एक्सपोर्ट और ग्रोथ दोनों को सपोर्ट मिलेगा। जब ट्रेड वॉर कागजों और मीटिंग रूम से निकलकर जमीन पर उतरता है, तब उसके असली नतीजे सामने आते हैं। यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन के दौरान भी यही हुआ। 2025 के दूसरे हिस्से में जैसे ही टैरिफ 25% से बढ़कर कई सेक्टर्स में 50% के करीब पहुंचे, इंडियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी में स्लो डाउन साफ दिखने लगा। कुछ अनुमानों के मुताबिक सिर्फ 6 से 8 महीनों में इंडियन एक्सपोर्ट्स को 8 से 12 बिलियन डॉलर तक का झटका लगा। इसका सबसे पहला असर टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में दिखा। ये सेक्टर भारत में लगभग 45 मिलियन लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। जैसे ही यूएस से ऑर्डर्स कम हुए, फैक्ट्रियों में ओवरटाइम बंद होने लगा, नई हायरिंग रुकी और कई छोटे यूनिट्स ने शिफ्ट्स घटा दी। तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक्सपोर्ट डिपेंडेंट क्लस्टर्स पर इसका असर साफ नजर आने लगा। सी फूड और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी यही कहानी दोहराई गई। यूएस इंडिया से हर साल अरबों डॉलर का झींगा और प्रोसेस्ड फूड आयात करता है। टैरिफ बढ़ने के बाद कई यूएस इंपोर्टर्स ने या तो प्राइस रिनेगोशिएशन की मांग की या सप्लायर बदल दिए। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को या तो मार्जिन छोड़ना पड़ा या मार्केट खोना पड़ा। दोनों ही हालात लंबे समय में नुकसानदेह थे। लेकिन ट्रेड टेंशन का असर सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। इसका सीधा असर इंडियन रुपए और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पर भी पड़ा। जब भी टैरिफ एस्केलेशन की खबर आती, रुपया दबाव में आ जाता।
कुछ महीनों में रुपए में 2 से 3% तक की वोलेटिलिटी देखने को मिली। विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए यह संकेत था कि ट्रेड एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो सकता है। यूएस की तरफ देखें तो वहां भी ये फैसले बिना नुकसान के नहीं रहे। टैरिफ बढ़ने का मतलब था कि यूएस कंज्यूमर को कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे दाम पर खरीदने पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ कैटेगरीज में एवरेज कंज्यूमर कॉस्ट 8 से 12% तक बढ़ी। छोटे बिजनेस जो इंडियन सप्लाई चेन पर निर्भर थे, उन्हें अपने प्राइस स्ट्रक्चर बदलने पड़े। इस पूरे पीरियड में सबसे दिलचस्प बदलाव सप्लाई चेन शिफ्ट का था। यूएस कंपनियों ने इंडिया से हटकर वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देशों की तरफ देखना शुरू किया। लेकिन ये शिफ्ट आसान नहीं थी। नई सप्लाई चेन सेट करने में टाइम, इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल की चुनौती आई। कई कंपनियों को एहसास हुआ कि इंडिया को पूरी तरह रिप्लेस करना उतना आसान नहीं है। यहीं से फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की चर्चा शुरू होती है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप अब पुराने मॉडल पर नहीं चलेगी। आगे का फोकस सिर्फ टैरिफ पर नहीं, बल्कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज और एनर्जी कोऑपरेशन पर होगा। सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में कोलैबोरेशन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया के लिए इस ट्रेड टेंशन ने एक सबक भी छोड़ा। सिर्फ लो कॉस्ट एक्सपोर्ट पर निर्भर रहना रिस्की हो सकता है। अगर किसी एक बड़े मार्केट में पॉलिसी बदलती है तो पूरा सेक्टर हिल सकता है। यही वजह है कि इस पीरियड के बाद इंडिया ने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। यूएस के लिए भी ये टेंशन एक रियलिटी चेक थी। टैरिफ प्रेशर से नेगोशिएशन तो हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक ट्रेड को जबरदस्ती कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है कि एक फैसले का असर कई लेयर्स में फैल जाता है। 2026 की शुरुआत में जब डील की खबरें कंफर्म हुई और टैरिफ को लगभग 18% के लेवल पर लाने की बात सामने आई, तो दोनों देशों के मार्केट्स ने राहत की सांस ली। ये संकेत था कि टोटल टकराव की जगह कंट्रोल्ड कोऑपरेशन का रास्ता चुना गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुद्दे खत्म हो गए। कई स्ट्रक्चरल डिस्प्यूट्स अभी भी मौजूद हैं, जो आने वाले सालों में फिर उभर सकते हैं। यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझा जाए तो ये सिर्फ टैरिफ बढ़ाने और घटाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये बदलती हुई ग्लोबल पावर डायनामिक्स की झलक है। 2025 में जो कुछ भी हुआ उसने साफ कर दिया कि आज की दुनिया में ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी अलग अलग चीजें नहीं रह गई है। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह घुल चुकी है। जब यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 25% और फिर कुछ मामलों में 50% तक टैरिफ लगाया, तो उसका मकसद सिर्फ ट्रेड डेफिसिट कम करना नहीं था। असल मकसद था नेगोशिएशन टेबल पर दबाव बनाना। नंबरों की भाषा में देखें तो ये प्रेशर काम भी आया। कुछ ही महीनों के भीतर दोनों देश एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए जहां टोटल टकराव किसी के फायदे में नहीं दिख रहा था। इंडिया के लिए यह पूरा एपिसोड एक बड़ा रियलिटी चेक था। यह साफ हो गया कि चाहे एक्सपोर्ट कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो कुछ गिने चुने मार्केट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है तो पॉलिसी शॉक उसे हिला सकता है। यही वजह है कि ट्रेड टेंशन के बाद इंडिया ने सिर्फ वॉल्यूम नहीं, बल्कि वैल्यू की बात शुरू की। ज्यादा प्रोसेस्ड गुड्स, ज्यादा टेक इंटेंसिव एक्सपोर्ट और ज्यादा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन अब फोकस में आता दिख रहा है। यूएस के लिए भी ये कहानी उतनी सीधी नहीं रही जितनी बाहर से दिखाई गई। टैरिफ बढ़ाने से नेगोशिएशन में लिवरेज जरूर मिला, लेकिन साथ ही कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और बिजनेस अनसर्टेनिटी भी बढ़ी। यही कारण था कि 2026 की शुरुआत में जब टैरिफ को लगभग 18% के लेवल पर लाने की बात सामने आई, तो उसे एक बैलेंस सॉल्यूशन के तौर पर देखा गया। इस डील का सबसे बड़ा संकेत यह था कि दोनों देश पूरी तरह बैक डाउन नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोनों को यह भी समझ आ गया था कि एक्सट्रीम पोजीशन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती। इंडिया ने एनर्जी सोर्सेज को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करने का इशारा दिया। वहीं यूएस ने भी ये स्वीकार किया कि ट्रेड रिलेशनशिप को पूरी तरह पनिशमेंट मॉडल पर नहीं चलाया जा सकता। भविष्य की बात करें तो यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप अब पुराने फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठती। आगे का गेम सिर्फ टैरिफ नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस प्रोडक्शन, क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन सिक्योरिटी जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में खेला जाएगा। यानी ट्रेड अब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि पावर बैलेंस करने का टूल बन चुका है। इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ है, ट्रेड वॉर में कोई भी पूरी तरह जीतता नहीं है। नुकसान दोनों तरफ होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उस नुकसान को कितनी देर तक झेल सकता है। यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन ने यही दिखाया कि ग्लोबल इकोनॉमी में कोलैबोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से क्या आने वाले सालों में
यूएस और इंडिया के बीच फिर से ऐसा ट्रेड टकराव देखने को मिल सकता है, या दोनों देश अब ज्यादा स्ट्रेटेजिक और स्टेबल पार्टनरशिप की तरफ बढ़ेंगे? अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पावरफुल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।